जी मैम। Isostigmine. Aziostigmine. Dobutamine opposed by. Labetalol. लेविटालोल। When alcoholic person develop hepatic cirrhosis, diuretic of the choice to relieve the bleeding enzyme. Spironolactone. Spironolactone. Good job. And tell me about the patient taking the warfarin and having the INR 2 to 3. Patient took other drug for chest Clarithromycin infection. antibiotic. ब्लड थ्रो। Clindamycin. Good. Enje ratta chahida manu. Enje. Treatment of the hemophilia. मैम वो है Cryoprecipitate. क्रायोप्रेसिपिटेट। ठीक है. Cryoprecipitate में फैक्टर 8 और 13 होता है। Stable angina pectoris, long-term drug used, that is? clopidogrel and aspirin. No. Stable angina pectoris, long-term used drug, that is? angina एस्प्रिन, में देते क्या हो? angina में क्या देते हो? नाइट्रोग्लिसराइड देते हैं ना सबलिंगुअल। Nitroglycerin. नाइट्रोग्लिसरीन. हाँ. के बाद हमारे थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी यूज कर लेना. कभी गलती से ना समझ ना आए ना इसका आंसर क्या है, तो एंजाइना में क्या दे रहे होते हो? नाइट्रोग्लिसरीन ही दे रहे होते हैं ना. उसके अलावा एपिनेफ्रिन गिवन स्लोली बिकॉज. दोबारा बताएं मैम। एपिनेफ्रिन गिवन स्लोली बिकॉज. Increases TPR. एग्जैक्टली. टोटल कैलिफर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए स्लोली देते हैं. Then tell me about the short-acting anesthetic suitable for hysterectomy. Prilocaine. ट्राइलोकेन। बहुत वो हो रही है. ओके. मुझे बताएं फिर ड्रग ऑफ चॉइस इन सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस. Metronidazole. Metronidazole. Greater Again. than vancomycin, if not rated by metronidazole. और ये क्लेडामाइसिन की वजह से होते हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेट। ऐसा ही है. देन मुझे बता दें आप लोग डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वो क्या क्या है, किस तरह से आपका पहले क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं? Hypokalemia, quinidine, and a drug that causes hypokalemia. Hypomagnesemia. हाइपोमैग्नीसीमिया. देन हाइपरकैल्सीमिया. हाइपोक्लीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। और ठीक खुद है. ये जो है वो हाइपरकुलीमिया करवाते हैं. Hypokalemia, hypomagnesemia, and then हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। नहीं वो तो दो थायराइड का है, हाइपो तो डिटॉक्सिन का हाइपो। मैम. वो दूसरा एथाइड का है. थायराइड का के जो है ना वो के ग्लट हाइपोकैलेमिया है. कराएगा। एक ग्लट निमोनिक है थायराइड के लिए. इसके लिए हाइपो इसका मैंने पूछा है डायरेटिक्स का. ऐसा क्या है हमारे पास? हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया. N-acetylcysteine given in. Acetaminophen toxicity. पैरासीटामोल की जो वो है टॉक्सिसिटी। ठीक है. Sudden increase in the BP and heart rate by infusion of heart rate or BP के halothane. बीटा एगोनिस्ट। Halothane. Similar action to atropine. Scopolamine. कोपोलामीन। Scopolamine. चलो गुड हो गया. Nice job girls, boys सब मिलके. यार ये मुझे बाकी सब जवाब ही नहीं देते. ना वकास जवाब देते हैं मुझे, ना निदा, सरोश, ना हारिस. माइक क्यों बंद रखते हैं आप लोग? अच्छा, आज हम ना पहले स्टार्ट करते हैं जो हार्ट ब्लॉक्स हैं उनके जो एमसीक्यूज देखते जाते हैं साथ में कि किस तरह से आते हैं और हमने कैसे अटेम्प्ट करने हैं. पेज नजर आ रहा है? नहीं आ रहे, अभी आ रहे।
अच्छा, हमारे पास क्या है, हार्ट ब्लॉक्स कर रहे हैं। हार्ट ब्लॉक, अब हार्ट ब्लॉक्स में हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक आता है, सेकंड डिग्री आता है, थर्ड डिग्री आता है, ठीक है। और हम इनको थर्ड डिग्री क्या कह रहे होते हैं, कंप्लीट कह रहे होते हैं, कंप्लीट कंप्लीट ब्लॉक कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर टू के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती है, मोबिट्स टाइप वन होती है, मोबिट्स वन, मोबिट्स टू होती है, ठीक है। हमने ना इनको एक एक करके सबको देखना है। अब जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, अब इसकी जब भी बात आती है हमें हमें पता होना चाहिए जो पी आर इंटरवल, पहले इसका नॉर्मल आपको पता हो, इंटरवल कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास 0.2 सेकेंड से ज़्यादा मेनली पी आर इंटरवल होता है, ठीक है। ये अगर बढ़ जाए, सॉरी, हमारे पास 0.16 सेकेंड, ठीक है। 0.16 सेकेंड हमारे पास पी आर इंटरवल नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब लाइक ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड, और हम इसको कहते हैं 200 मिली सेकेंड, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इसको कह रहे होते हैं, क्योंकि इसका पीयर इंटरवल ज़्यादा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री और पीआर, जो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पीआर इंटरवल की, जब तक वो कोई बीट ना आ जाए, मतलब इसका ना नॉर्मल सीटीजी के ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन ये है, ठीक है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, ठीक है, फिर ये है, फिर उसके बाद फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, फिर ये आ जाता है, ठीक है। इसका नॉर्मल होता है, इसके अंदर कोई बीट ड्रॉप्स नहीं आ रहे होते। बीट ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, वो ड्रॉप हो जाए, यहाँ से ये हटा दो, ये प्रोलॉन्ग कर गई, मतलब ये सेकंड डिग्री पे चला जाएगा। अब इसके अंदर ये नॉर्मल, मतलब इनके अंदर बीट्स आ रही हैं, ठीक है। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया दरमियान में, ठीक है, ये प्रोलॉन्ग हो गया, बट है नॉर्मल। पीआर इंटरवल ग्रेटर देन हमारे पास 0.2 सेकेंड और 200 मिली सेकेंड तक पहुंच जाता है, तो हम इसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके लिए यूजली ट्रीटमेंट हम नहीं देते, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जो सेकेंड डिग्री हमारे पास हार्ट ब्लॉक आती है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉप बीट्स आती हैं, ड्रॉप बीट्स that are not preceded by a change in PR interval। अब यहाँ पे क्या है, मतलब PR इंटरवल के अलावा ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अब जैसे ये फिर ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद अचानक से ना ये भूल जाएगी, मतलब ऊपर रहेगी, ठीक है, दरमियान में, ठीक है, लेग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देना भूल गया, मतलब बीट देना भूल गया, ठीक है। इसको बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप बीट्स आ जाती हैं, ड्रॉप बीट्स दैट आर नॉट प्रिसीडेड बाय द चेंज इन द पीआर इंटरवल, ठीक है। अब यही जो होती है हमारे पास सेकंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, ये थर्ड डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकती है। जब ये इसको पता चले पी और क्यू आर इंटरवल एक दूसरे के ना, मतलब वो हो जाते हैं रेसिप्रोकेट, केमिकली डिसोसिएट हो जाएंगे ना, तब ये थर्ड डिग्री में चला जाएगा। अब इसके दो होते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था, एक मोबिट्स वन होती है, मोबिट्स टू होती है। मोबिट्स वन है हमारे पास, मोबिट्स टू है हमारे पास। मोबिट्स वही है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोग्रेसिव लेंथनिंग और ड्रॉप बीट आनी होती है, ठीक है, ड्रॉप बीट, ठीक है, irrespective of the factors of PR lengthening, ठीक है। लेकिन टू में क्या होती है,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसमें थर्ड डिग्री में बेसिकली जाना होता है। वही सारी बातें ड्रॉप बीट आएगी रिस्पेक्टिव ऑफ द पीआर इंटरवल, बट इट मे कन्वर्ट इनटू थर्ड डिग्री ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इनके अंदर हम क्या है, इन दोनों की सूरतों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पी आर इंटरवल कांस्टेंट है। ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है, हर चीज ऑप्शन में दे देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे पी आर इंटरवल को क्या होगा, पी आर इंटरवल हम इन दोनों के केस में कह सकते हैं कांस्टेंट है, मैम बट पीआर दरमियान में कांस्टेंट, हमारे पास मैम मुझे मैम ये पीआर समझ नहीं आया टाइप वन। टाइप 2 में, मैम पीआर कांस्टेंट सिर्फ क्या मोबिस टाइप 2 में होता है, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 में हम डिफरेंशिएशन ही पीआर कांस्टेंट से करते हैं ना, कि इसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही होती है मोबिस टाइप 1 में, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो और रही होती है। हाँ जी, मोबिस लेकिन टाइप बाद 2 में ना जब ये में, पूछा जाए, मोबिस टाइप 2 में उसमें हाँ पीआर कांस्टेंट होता है। हाँ हाँ, मैं आपको बता रही हूँ। मोबिस टू को इसलिए कहते हैं पी आर, ये इंटरवल कांस्टेंट है, इसके अंदर भी आ जाता है क्योंकि यहाँ पे भी ड्रॉप बीट हो रही होती है। पी आर उसका तो उतना ही जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास एक बीट ड्रॉप हो जाती है, यहाँ पे भी बीट ड्रॉप होती है, लेकिन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो कह देते हैं कि मोबिस टाइप 2 के अंदर हम कहते हैं कि पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, लेकिन हालांकि ये नहीं होता, दोनों में ही कांस्टेंट चला आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एवी नोडल डिले कम हो जाता है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोडल डिले है वो कम हो जाएगा। ये बेसिकली इसके अंदर आ रही होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम कहें कि पी आर इंटरवल की रेशो क्या होती है, पी आर इंटरवल की रेशो 3:1 होती है। ठीक है, 3 पी आ जाएंगे, एक आर के साथ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास रेशो क्या होगी, 3:1 आ जाती है। इंटरवल हमारे पास यहाँ पे फिक्स होंगे, बट हमारे पास पी आर इंटरवल की क्या होती है, कांस्टेंट आ जाती हैं। और मेनली आप लोग सही कह रहे हो, जो बुकिश नॉलेज वहाँ पे है, यहाँ पे यही है, पी आर इंटरवल हमारे पास मोबिट्स 2 में हम कांस्टेंट कह रहे होते हैं, लेकिन होता दोनों में है। ठीक है, दोनों टाइप में ही कांस्टेंट आ रहे होते हैं। रेगुलर हम कह रहे होते हैं, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है, रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, ये वही फ्लटर वाली सीन में चला जा रहा होता है, बट होता यही है। पी आर इंटरवल वेरी करते हैं, बट वेरीली क्या होते हैं, कांस्टेंट कहाँ पे होता है, 2 में होता है, जो बुकिश है। आप लोगों ने याद भी वही करना है कि यहाँ पे वेरी कर रहा है पी आर इंटरवल, और यहाँ पे पी आर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, जिनके एमसीक्यूज बन के आ रहे होते हैं। ठीक है, और साथ में एवी नोडल डिले वन डिक्रीज में हो वेरी जाता है कर हमारे रही पास। होती है। 1 में वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे वेरी इतना नहीं कर रहा होता है, जब हम इसको कह देते हैं कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। यहाँ पे भी कांस्टेंट स्टेट में ही होती हैं, बट वहां पे बात नहीं आती है कि ड्रॉप कर जाती हैं, बीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ड्रीव अंटिल, जहाँ पे बीट ड्रॉप कर रही है, यहाँ पे ड्रॉप बीट पहले आ जाती है। ठीक है, बस यही इसका मेन डिफरेंस मेनली आ रहे होते हैं। उन ड्रॉप बीट्स के चक्कर में फिर पी आर इंटरवल यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे वेरी कर दिया जाता है, जब तक आ नहीं जाती ड्रॉप। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, अच्छा एक हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि पी वेव से ज्यादा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, वो कौन सी सिचुएशन में होती है, मैम पी एक वेव्स ये में होती है टाइप 2। मोर देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स थर्ड टाइप है इन ना, मैम ये केस ऑफ, सेकेंड और थर्ड डिग्री ब्लॉक में होती है। दोनों में होता है, लेकिन मेनली ये बेसिकली एरिथमियास की स्टेट में होती है। एरिथमिक जी एक एरिथमिक स्टेट फ्लटर के का अंदर भी। पी वेव ज्यादा होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। मैम ये पी वेव वाली बात जब रिपीट यहाँ करते हैं। मोबिट्स में waves more than QRS complexes is in, कितने होती हैं, एरिथमियास के केस में होती हैं। डायरेक्ट हम ब्लॉक्स पे नहीं जाते, पहले एरिथमिक स्टेट होंगी, उसके बाद ब्लॉक्स में जाएंगे वो। जी मैंने पढ़ा था इसमें एट्रियल फ्लटर में भी था कि इसमें पी वेव ज्यादा होती है, 3:1 के हिसाब से था।
यस मैम। हाँ 3:1 के हिसाब में होता है वो। मोबिट्स टाइप में भी नहीं आ रहा होता है ना, पीआर रेशोज 3:1 के जी लिहाज जी से मैं आ रहा होता है। लेकिन जी जी पहले मैं भी अरिथमियाज होते हैं, उसके बाद हम ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं इस चीज को। अगर यहाँ पे सिचुएशन में पहले अरिथमियाज आपको ऑप्शन दिया है, अपने अरिथमियाज को चूज करना है। फिर अगर ना मिले कुछ तो ये वाली इंटरवेंशन जिसमें कन्वर्ट हो रही होती है हार्ट ब्लॉक की स्टेज आ रही होती है, तो हार्ट ब्लॉक हमारे पास मोबिट स्लो में चला जाएगा। ठीक है, और एक हमारे पास रेट फास्टर देन वेंट्रिकुलर रेट हो जाता है। मैम मैडम ये सेकंड डिग्री में भी लिखा होता है कि एट्रियल रेट इज ग्रेटर देन वेंट्रिकुलर, और थर्ड में भी लिखा। मेनली हम हाँ किसके जी, लिए क्योंकि सब कौन सा मोबिट्स डिसाइड टाइप करेंगे अगर क्योंकि दो। प्रोग्रेस कर रहा होता है ना वो तो ठीक है मैम, मैडम वो थर्ड डिग्री में भी यही लिखा डिग्री होता के है। अंदर, डिग्री ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, वो ज्यादा तेजी से करे, वहां पे वेंट्रिकल जितना ज्यादा नहीं खड़ा करे। ठीक है, अब जब हमारे पास थर्ड डिग्री आती है, अब इसकी इसके सिचुएशन के केस के अंदर आप लोग ट्रीटमेंट क्या करोगे? सेकंड डिग्री के अंदर पेस मेकर पेस करते मेकर हो, लगा। पेस मेकर, पेस मेकर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? थर्ड डिग्री। ई वेव्स एस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारे पास रिदमिकली डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, डिसोसिएट्स। ठीक है, ये एट्रिया जो होता है और वेंट्रिकल जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने 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 आप अपने बिहाफ पे खुद धड़कना शुरू हो जाते हैं, बीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एट्रियल रेट क्या होगा? ग्रेटर देन वेंट्रिकुलर रेट। ठीक है, एट्रियल रेट जहाँ पे क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे हम इनको क्या कह रहे होते हैं? कैनन ये हमें विजिबल दिखाई देती है नेक के ऊपर। हम नेक को देखें ना, वो एक छोटी सी ना ऐसे बीट ड्रॉप ऐसे ऐसे फड़कती हुई ना आपको ऐसे दिखाई देंगे ऊपर की तरह उठी हुई। ठीक है, उसको कह रहे होते हैं हमारे पास विजिबल इन नेक ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम पल्स फ्रॉम कंपनसेटरी इंक्रीज। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? लाइम डिजीज के अंदर होती है, लाइम डिजीज के अंदर विजिबल होती है। ठीक है, ये था एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हो गई है। ठीक है, और एट्रियल रीपोलराइजेशन का जब भी कहते हैं वो कहाँ पे होती है? वो थर्ड डिग्री ब्लॉक के अंदर होती है। एट्रियल ये एमसीक्यूज आते हैं कि एट्रियल रीपोलराइजेशन अगर हम देखें तो किस ब्लॉक के अंदर होती है? रीपोलराइजेशन सीन इन हमारे पास कहाँ पे? थर्ड डिग्री ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपका ट्रीटमेंट क्या होगी? पेसमेकर। पेसमेकर, यहाँ पे भी पेसमेकर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। ये ब्लॉक्स समझ आए आप लोगों को? हाँ। यस मैम। कौन रिपीट करेगा ब्लॉक्स का मुझे? मैं रिपीट करूंगा। हेलो। करें करें जो टाइप 1 है करें उसमें करें। सिर्फ जो है पीआर इंटरवल मतलब वो उसकी लेंथनिंग होगी, प्रोग्रेसिव।
कोई जो ड्रॉप बीट है वो नहीं होगी, तो हम्म, ये टाइप 1 है। फिर जो सेकंड डिग्री है सही है। उसमें दो टाइप है, मोइस टाइप 1 और 2। हम्म जो टाइप 1 है उसमें हम्म क्या होगी कि हमारे पास पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होगी, और उसके साथ मतलब तब तक प्रोलॉन्ग होती हम्म, जाएगी जब तक ड्रॉप बीट आती नहीं है। ठीक है ना। जो टाइप ठीक 2 है। है उसमें क्या होगा कि पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, और उसमें जो है ड्रॉप ड्रॉप बीट होंगी। हम्म और ये जो है टाइप 3 में हम्म चेंज हो सकता है। जो थर्ड डिग्री ब्लॉक है ना, ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है। जो थर्ड डिग्री है उसमें क्या होता है कि हम्म एट्रिया और वेंट्रिकुलर इंडिपेंडेंटली कंट्रैक्शन उनके होते हैं, यानी एक दूसरे पे मतलब हर एक का अपना अपना राज होता है। ठीक है। तो ये हम्म थर्ड डिग्री हम्म, ब्लॉक है। तो ये तीनों ब्लॉक हो गए ठीक है, इसमें। सही हो जो गया। जो ट्रीटमेंट है, इसके अलावा आप जो सेकंड डिग्री में टाइप 2 और थर्ड डिग्री इनमें पेसमेकर ट्रीटमेंट है कि पेसमेकर लगा दो। ठीक हो गया। ये हमारा मतलब ब्लॉक्स के कंप्लीट हो। यहाँ पे अगर हम ना एक एमसीक्यूज वाइज देखते जाएं, हार्ट की सप्लाई से रिलेट, हार्ट की सप्लाई आती है सबको? डॉक्टर आयशा, इसमें ना एक पॉइंट था, बाईफेसिकुलर ब्लॉक और ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक, आई थिंक रफी में, तो उसका हम्म, बता देंगी? बहुत कंफ्यूजन होती है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। अच्छा, वहां पे क्या होता है, एक हमारे पास, एक मिनट, स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं। नहीं। नो मैम। अच्छा, बाईफेसिकुलर ब्लॉक्स क्या होते हैं? बाईफेसिकुलर ब्लॉक, ये हमारे पास ना राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच ब्लॉक जो होता है, और साथ में लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो हेमी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को कह रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि इनकी डेविएशन कैसी होती है। जो राइट हमारे पास बाईफेसिकुलर ब्लॉक होगा, यहाँ क्या होगा, एक तो याद रखना है कि पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है, इनके अंदर भी इंटरवल इंक्रीज होगा। बट साथ में हमारे पास बाईफेसिकुलर में क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है, बिकॉज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा होता है, लेफ्ट बंडल हेमी ब्लॉक हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट मैम ये एक्सिस दोबारा बता डेविएशन, दें। मैम ये दोबारा बोल दें। एक्सिस डेविएशन। अब यहाँ पे होती क्या डेविएशन, एक मिनट में आपको बताती हूँ। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती क्या है, अब यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें डेविएशन कहाँ से हम लोगों ने पकड़नी होती है, किसी को कोई आइडिया है कहाँ से अगर डेविएशन का वर्ड कहें तो लीड वो 1 और डेविएशन ईवीएफ, कहलाएगी? लीड 1 और ईवीएफ को देखते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास -30 और +90 के बीच में ये बेसिकली आ रहा होता है। ठीक है, इसके दरमियान जो होता है हमारे पास, ये नॉर्मल एक्सिस डेविएशन कहलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से -30 के आगे चला जाए, वो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट बंडल लेफ्ट ब्रांच ब्लॉक होगा। एक्सिस। ठीक है, अगर +90 से आगे चला जाए तो हमारे पास क्या होगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, -30 से ऑनवर्ड्स अगर आगे जाएं, ठीक है, ऑनवर्ड जाएंगे, ये सारा नॉर्मल की तरफ है। ठीक है, -30 के इस साइड में जो भी होगा हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। और पॉजिटिव 90 के आगे जाएंगे तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट हेमी ब्लॉक का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट हेमी जी, ब्लॉक का जिक्र किया जा रहा है, उसमें कॉम्बिनेशन इसका आ रहा है बाईफेसिकुलर का ब्लॉक के अंदर। जी, उसमें ये था कि बेसिकली हाँ ना जी। हमारे पास फेसिकल्स होते हैं, एंटीरियर फेसिकल, और हम्म, ये हमें ब्लॉक का बता रहा है। तो अगर उन फेसिकल्स में से एक फेसिकल और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा है तो हम लोग बाई फेसिकुलर ब्लॉक कहते हैं। हाँ, बाईफेसिकुलर ब्लॉक कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेविएशंस का हमने साथ में देखना होता है, जिनकी डेविएशंस जिस तरह से आ रही होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राई में क्या होता है, तीन हमारे पास वेसिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे सारा बाईफेसिकुलर भी आ रहा है। और फर्स्ट डिग्री ठीक हार्ट है, ब्लॉक। और फर्स्ट डिग्री आ रहा है। फर्स्ट डिग्री मतलब इंक्रीज
पीआर इंटरवल आ रहा है फर्स्ट डिग्री से अंदर, मुराद ये है पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, साथ में हमारे पास लेफ्ट एक्सिस भी हो रही है क्योंकि ये ब्लॉक इन्वॉल्व हो गया है। अगर यूनिफेसिकुलर ब्लॉक का जिक्र किया, मैम यूनिफेसिकुलर ट्राइफेसिकुलर में क्या बताया आपने, क्या बाइफेसिकुलर और होगा? फर्स्ट डिग्री इसका कॉम्बिनेशन होता है। बाइफेसिकुलर मतलब उसके अंदर लेफ्ट ब्रांच हेमी ब्लॉक आ जाएगा, राइट बंडल ब्रांच और ब्लॉक राइट आ बंडल जाएगा, ब्रांच का। ठीक है, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पे होगा, ठीक है। जी तो मैम। हमारे पास ट्राइफेसिकुलर में कॉम्बिनेशन ये साथ में फर्स्ट डिग्री के साथ हमने कहा देखा कि प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, साथ में हमारे पास ये बाइफेसिकुलर जो हमारे पास ब्लॉक था, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या था, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रही थी, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और पीआर इंटरवल के साथ एमसीक्यूज आ जाता है जी कि आप मैम। बताओ कि पीआर इंटरवल भी इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी हो रही, तो क्या ये ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक होगा हमारे पास, ठीक है। अब जी मैम। यूनिफेसिकुलर ब्लॉक का जब भी जिक्र करते हैं वो हमारे पास 96 प्लस पॉजिटिव मतलब क्या होता है, राइट हमारे पास बंडल ब्लॉक ब्रांच ब्लॉक आ जाता है। यूनिफेसिकुलर सिर्फ एक वाहिद ब्लॉक है जो कि हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन करवाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हो रहा है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। जब भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की बात आती है, जब ये सपोज दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है, ये लेफ्ट एक्सिस की तरफ जा रही है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, इसके अंदर आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी एमसीक्यूज आता है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के साथ कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है हमारे पास, एसीए आ जाती है, साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में भी यही आ जाती है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में भी यही आ जाती है। ये क्लियर हुआ, वेसिकल ब्लॉक। सामिया क्लियर हुई है, सामिया ने पूछा था। जी मैम इसका ये मतलब भी मैं होता है कि कंप्लीट। जब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हुई है तो उसका मतलब है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और जब राइट एक्सिस डेविएशन है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। हाँ जी ऐसा ही है। अब इसके एमसीक्यूज भी काफी कंट्रोवर्सीज के साथ आते हैं, यहीं एक दफा देख लेते हैं इनको। अच्छा मुझे आपने लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, इसका सीक्वेंस आपने कैसे याद रखना है, सीक्वेंस देख लेते हैं। एमसीक्यूज अगर आए, ठीक है, कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, तो आपने पहले क्या चीज आपने उठानी, सारे ऑप्शन से, क्योंकि आंसर तकरीबन सारी दे देते हैं वो लोग। आपने पहले उठाना है लेफ्ट एंटीरियर fascicular block greater than left bundle branch block greater than left ventricular मैम आपकी hypertrophy। आवाज नहीं आ रही सही से। मैम ये समझ नहीं आ रहा। मैम ये पिक्चर भी आपकी क्लियर अच्छा नहीं दोबारा है। से रिज्वाइन करते हैं। अब क्लियर हुई है थोड़ी सी आवाज और पिक्चर, जी मैम। कितनी हद तक बेहतर हुई है? बहुत बेहतर हुई है पहले से तो। इंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, फिर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर नजर आ रहा है। जी मैम। ग्रेटर देन फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर डैमेज और राइट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रोवर्स्ड एमसीक्यूज था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था, ठीक है, कि हमने अगर वहां पे डैमेज आए कि राइट, जब भी याद रखना है कोई भी हमारे पास डेविएशन हो, जैसे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ गई है, ठीक है, जब भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी उसका राइट वेंट्रिकुलर डैमेज होगा, राइट पार्ट हार्ट का डैमेज होगा, ठीक है।
लेकिन हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, उसी साइड की हाइपरट्रॉफी, उसी साइड का बड़ा होगा डैमेज। जब ये बड़ा होता है तो जो ऑपोजिट साइड है वो डैमेज होगी ना। ये एक सीक्वेंस माइंड में रख लो, ठीक है। उसी साइड का हमारे पास बंडल ब्लॉक होगा, उसी साइड का हमारे पास क्या होगा है, वेसिकुलर ब्लॉक होगा। ये क्लियर हुई है बात। लेकिन डैमेज किसको पड़ेगा, दूसरी ऑपोजिट साइड को पड़ेगा, ठीक है। जब सीक्वेंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, पहले आप लोगों ने देखना है कि लेफ्ट इंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक वहां पे मौजूद है। अगर वहां पे मौजूद है, टिक दैट, ठीक है। ग्रेटर देन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ग्रेटर देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मैडम चलिए यार, कोई वो बायोफेसिकुलर जो है वो जो काशिफा, बायोफेसिकुलर का है वो कुछ रिपीट करे यार। जी। ये है राइट। मेरा नेट खराब है या मैडम का खराब था? पहले भी बंद बंद हो रहा था। थर्ड डिग्री मैडम के का बाद इशू हो रहा है। थर्ड डिग्री के बाद तो मुझे कट नहीं है, ना समझ आया ना, थोड़ा नजर आ रहा था, थोड़ा नहीं आ रहा था। अच्छा ये बायोफिजिकल डॉक्टर ब्लॉक एंचर। में तो मैंने जी लिखा जी है बोले। for you है कि बायोफिजिकल ब्लॉक में मैम ने बताया था कि राइट बंडल ब्लॉक ब्रांच ब्लॉक होगा और उसके साथ आपके पास लेफ्ट हेमी ब्लॉक होगा, ठीक है। जी। और ट्राइफिसिकुलर ब्लॉक में आपके पास जो ये बायोफिसिकुलर ब्लॉक और साथ में फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होगा। और अगर वो ऑप्शंस में देता है कि जो है पीआर जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, ये प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है। ये जो अभी तक मुझे समझ आई वो मैंने लिखा था, अगर कुछ इसमें गड़बड़ हो तो प्लीज समबडी करेक्ट। और यूनिफेसिकुलर में जो होता है 90 डिग्री से ऊपर हो और सिर्फ राइट ब्रांच ब्लॉक हो तो वो यूनिफेसिकुलर है। दोबारा लेफ्ट बंडल दोबारा बताना, यूनिफेसिकुलर का। यूनिफेसिकुलर में तो बस था कि 90 डिग्री से ज्यादा हो अगर और सिर्फ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो ओनली, उसमें और कोई भी ना हो, तो ये हो गया आपके पास यूनिफेसिकुलर। बाय में फिर आपके पास बायोफिसिकुलर में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और उसके साथ लेफ्ट हेमी ब्लॉक भी होगा ठीक है, और सही लेफ्ट सही। एक्सिस डेविएशन भी साथ में होगी ना, इसके साथ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। और तो इसका ट्राइफिसिकुलर ब्लॉक में आपका बायोफिसिकुलर ब्लॉक along with फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और पीआर आपका इंक्रीज। ये लेफ्ट एक्सिस का दोबारा बताना, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का। बाइफिसिकुलर ब्लॉक में आपके पास तीन चीजें हैं ना, देखिए यूनिफिसिकुलर में सिर्फ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। हम्म बाइफिसिकुलर ब्लॉक में आपके पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक विद लेफ्ट हेमी ब्लॉक हम्म और उसके साथ जो है वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। हम्म इसमें इस और तरह से ट्राई देखना ना कि जी, ये जो मैंने में एसीए बताया था ना, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का, ये वो मुझे आर्टरी है समझ उसमें नहीं इन्वॉल्व, आया। वो आखिर तो उसमें है आर्टरी इन्वॉल्व है। लेफ्ट ये क्या एंटीरियर की में इंटीरियर सेरेब्रल एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बताई थी। इसमें नहीं, ना बेसिकली हमारे पास सेरेब्रल किधर है और हार्ट किधर है? सेरिब्रल नहीं होगी। एंटीरियर कम्युनिकेट इंटीरियर कैरोटेड होगी, सॉरी। नहीं, सेरेब्रल, ये क्या है यार, कोरोनरी, इंटीरियर कोरोनरी आर्टरी। जिस तरह राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, तो इसमें जो है ना इंटीरियर। एंटीरियर वही है ना, जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वाली। में भी ये कंफर्म करो यार, इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये बड़ा नहीं, दिमाग। अगर लेफ्ट एक्सिस को डेविएट करे तो ये आर्टरी इन्वॉल्व होगी।
सुन रहा था बस, कुछ वॉइस आ रहा था, कुछ नहीं था आ रहा। ये दोबारा कोई रिपीट करे काइंडली। जो एक सीक्वेंस मैडम ने बताया था वो किस चीज का था? वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का था कि अगर डैमेज की बात करते हैं ना, कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में सबसे पहले हम लोगों ने चूज करना होता है लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। जब ये फेसिकल्स की बात हो रही थी ना, जब बाईफेसिकुलर की ब्लॉक की बात करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में फेसिकल्स होता है। अगर कोई भी फेसिकल इन्वॉल्व हो रहा है और साथ में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो वो हमारे पास बाईफेसिकुलर ब्लॉक है। और उसी जैसे अब फेसिकल को उसने नाम दिया हुआ है लेफ्ट बंडल हेमी ब्लॉक, उसी लेफ्ट बंडल हेमी ब्लॉक की वजह से लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ रही होती है। तो बाईफेसिकुलर ब्लॉक में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी सिर्फ। लेकिन जो ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक होगा ना, उसमें बाईफेसिकुलर मतलब ऊपर वाला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट हेमी ब्लॉक, और साथ में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आ जाएगा, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और वो सिनेरियो में हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन की बात करेगा, तो वो ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक हो जाता है। बाद में मैम ने बताया कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन जो है ना, उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने हेमी ब्लॉक, जो भी मैं फेसिकल की बात करी थी, कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर हेमी ब्लॉक को चूज करना है। फिर उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को। फिर आई थिंक उन्होंने कहा था कि जो सिनेरियो में तो नहीं, खैर ऑप्शंस में ना उसने डैमेज का भी बात की हुई होती है, और डैमेज राइट वेंट्रिकुलर डैमेज की बात की हुई होती है। तो अगर वो डैमेज की बात करता है तो हमने राइट वेंट्रिकुलर को चूज करना है, राइट वेंट्रिकल को। और अगर वो हमें कहता है कि हाइपरट्रॉफी है, तो वी विल गो फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब बेसिकली है कि जिस साइड का लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रही है ना, तो जिस साइड का हो रहा है उसी का फिसिकुलर और बंडल ब्रांच होगा और हाइपरट्रोफी वही की, लेकिन जो डैमेज होगा वो ऑपोजिट वो साइड राइट का, मतलब राइट। साइड। गुड गाइस, गुड जॉब। अच्छा, ये वाली चीज क्लियर हुई है। नेक्स्ट चलें। आवाज आवाज आ रही मेरी? जी मैम। कामया, यस आ रही है मैम। आयशा। जी जी। जी मैम। जी मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, हमारे पास जो राइट, हमारे पास क्या होता है डेविएशन, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? अब इसके अंदर जो एंटीरियर था ना, यहाँ पे भी हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन तो हो रहा है, लेकिन हार्ट क्या है, लेफ्ट पे ही है ना, ठीक है। और फेसिकल्स भी वहीं पे बेसिकली होते हैं। कौन? एक मिनट गाइस, मेरा डोर नॉक हो रहा है, किसका हो रहा है? अच्छा, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वेसिक्यूलर ब्लॉक, ठीक है। ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, राइट ब्रांच ब्लॉक, ग्रेटर देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज। आयशा माइक है? जी मैम। आयशा, जी। आवाज आ रही है? बस जी मेरे मैम। हाथ पकड़ जी मैम रहा आ रही है, है। मुझे पता नहीं चलता जी मुझे मैम। कब निकाल देते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट जी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो ये वाली चीज मैम। आप लोगों ने याद रखनी है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। वही सारी चीजें, मतलब राइट साइड की भी वही सारी चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज आ जाएगा। अपनी सीक्वेंस वाइज भी इसी तरह से ही आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। लेफ्ट ये वाली वेंट्रिकल चीज डैमेज के क्लियर साथ हुई क्या है। लिखवाया आपने? लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज, लेफ्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ओके ओके मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी अब हम ना कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के एमसीक्यू आते कैसे कैसे हैं। पहले ना इनकी चीज़ों का भी आप लोगों को होना चाहिए कि इनकी कॉजेज क्या क्या आ सकती हैं। अब लेफ्ट इंटीरियर, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है सपोज, ठीक है, और ये राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है।
इसकी क्या क्या कॉजेज आ सकती हैं? इंफीरियर एमआई आ सकता है, वुल्फ पार्किंसन, हमारे पास वाइट सिंड्रोम आ सकता है। जो राइट में हमारे पास आते हैं, एक्यूट लंग डिजीज आ सकती हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास इसके लंग डिजीज में पल्मोनरी एम्बोलाई, मेनली पल्मोनरी एम्बोलाई। फिर क्या है, क्रोनिक हमारे पास लंग डिजीज आ जाएगी, लाइक मैम ये रिपीट सीओपीडी। कर दे ठीक है, राइट इंटीरियर वाला। सीओपी। लेफ्ट इंटीरियर में जैसे हमारे पास नहीं मैम, इंटीरियर राइट राइट। एमआई, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। राइट में हमारे पास एक्यूट डिजीज आ जाएगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर रहता है क्रोनिक लंग डिजीज लाइक सीओपीडी। ठीक है, हाइपोकैलिमिया की वजह से भी हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन होने का चांसेस होते हैं। ठीक है, या अगर हम कोई सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दें, सोडियम चैनल कैल्शियम ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर की मतलब टॉक्सिसिटी हो जाए, ज़्यादा दे रहे हो ना, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन हो जाती है। ठीक है, अब इनकी ना एमसीक्यूज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इतने कोई दिमाग खाने वाले एमसीक्यूज आते हैं ना, इसको भी देख लेते हैं कैसे कैसे आएंगे। अगर एमसीक्यूज के अंदर, सॉरी, एमसीक्यूज के अंदर वो कहें कि हाइपर, ठीक है, आवाज नहीं आ रही अब वो है, मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, नहीं आ रही, क्या करूँ मैं? आवाज आ रही है अब? जी मैम। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हाइपरटेंसिव कॉम्प्रेशन आ गई है कोई। ठीक है, या कहें वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर प्रेशर रेज्ड है। साथ में हमारे पास है एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। ठीक है, फिर दूसरा सिनेरियो कोई उठा के दे देते हैं हमारे पास, लाइक क्रोनिक, हमारे पास क्या है, क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, वही लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर लोड है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, मैम लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू मैम साउंड डिस्टॉर्शन बहुत है और आपकी वीडियो भी बहुत ब्लर आ रही है, कुछ समझ नहीं आई पिछले 2-3 पॉइंट्स। जाऊं, मैं मर जाऊं, कहाँ मरूं? अल्लाह मैम।
ये आखिरी पॉइंट किसी ने नोट किया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। تاخد آخری خبره که ما بسلا یوشی مون دخلا شوی ها ए, ته نوټس جوړ کړه په ما سره شیر کې زه لیکم ما په یو شي سره نه خلاصيږي यार मान नोट्स खराब जुड़ हुई थी तो पता زما ना سره लग به गया। خلاصي चलो भाई सब छुट्टी करो, बस मजे करो। मुझे कक भी नहीं आई समझ यार खबर और सेम। जितनी आ रही थी हो गई है डॉक्टर अस्सलाम ईसा वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी क्लास दैट टाइम उस क्लास दी क्लास हो वश बस तकरीबन आखिरी टाइम के था। असल के टिक मैडम माखो नेट असल खराब की लेकर ना। टिक माखो असल की नन जी जी मैं माखो नन जॉइन करो नमा तो पता नहीं देनो दैट वाज दैट टाइम दिस क्लास दी दा डॉक्टर ऐशा क्लास थी क्लिनिकल। हाँ और नूर से टाइमिंग्स की क्लास थी बल्कि आखो ग्रुप के अपडेट्स राजी का ना जी जी बस लिंक ग्रुप की शेयर की गई। असल की यो क्लास मजदीगार हुई 4 बजे ना 6 साढ़े 5 बजे पूरी हुई का ना। हाँ डॉक्टर हाँ अरूज वाला ही गा हाँ फर्स्ट हाँ एड खई फर्स्ट एड ना हाँ लेक्चर हुई ओ या दा कल दिले ना बाद क्लास स्टार्ट हुई थी जी दा क्लास इसका लेना टूल स्टार्ट हुई थी लेकिन मतलब दावम जमाने सुरो कोर्स चवे दी ताना हो कोर्स डेर शाता पाते शवे दे बस लग पाते मुहो तकरीबन सिस्टम हो किसी एनएस पाते दे हाँ हाँ और एनोमी अपर लिम लोअर लिम एब्डोमेन दाशियान पाती नोर तकरीबन कवर शू होस दको दोबारा ब्याह स्टार्ट की का ना। हाँ हाँ मुझे ज्वाइन करो जो मा जीआईटी ना स्टार्ट करा नो शाता माम 3 चैप्टर पाते शे हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आ सलाम रही है? मैम। जी यार मैम। सॉरी गाइस, मैं भी बड़ी तंग हूँ अपने इंटरनेट से। बात नहीं मैम। सॉरी गाइस। ओके, ये क्या हुआ है? मैम ये शुरू से पॉइंट बता रहे ये क्या लेके आए आपने? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। मैं शुरू से बताती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के एमसीक्यूज बता रही हूँ। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं ना, उनको आपने कैसे पिक करना। अगर वहाँ पे कोई हाइपरटेंसिव कोई कॉम्प्लिकेशंस दी हुई हो कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा रेज्ड है, ठीक है, या कोई हाइपरटेंशन का मरीज हो या कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह का। दूसरा ये कि उसके अंदर वो कहें कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर हमारे पास क्या है, रेज्ड है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन बेशक आया हुआ हो, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर हमारे पास रेज्ड है। या वो कहें कि क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू द एओर्टिक स्टेनोसिस। मतलब बात क्या है, कहने का मकसद कोई भी ऐसी चीज जो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को रेज कर रही हो, चाहे वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो चाहे वो एओर्टिक स्टेनोसिस हो, उसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, ये सारे एमसीक्यू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना एक सिंपल एमसीक्यूज ये भी फिर उठा के दे देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, कि मतलब हार्ट डिजीज है सपोज, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, फादर डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। सन ऑल्सो हैज हार्ट डिजीज, ठीक है। लेकिन उसको क्या है, अब एसओबी की कंप्लेन है और वो साथ ही साथ एसओबी के साथ मर भी गया। तो उसके अंदर क्या होता है, किस फिनोमिना की वजह से वो मरेगा। हार्ट डिजीज भी कोई वजह
आए ना, और उसके साथ में उसको क्या होता है कि ना उसको उसका वर्कलोड बढ़ गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज का एसओबी की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से उसकी डेथ हुई थी। हाइपरट्रॉफी। लोड कैसे आया, लोड यही चीज होती है कि बाहर की कोई चीज ना उनके ना जो हार्ट के ऊपर ना प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, लाइक एसओबी हुआ, साथ में उसको क्या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हार्ट लोड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से ना, कैसे, वर्कलोड कैसे बढ़ लाइक जाएगा? डिस्ने वर्कलोड बढ़ जाता है। अच्छा उसको ऑलरेडी हार्ट हार्ट डिजीज थी, ठीक है। अच्छा उसके फादर को, वो भी ऐसे मरा, लेकिन उसके सन को भी हार्ट डिजीज थी, ठीक है। लेकिन उसको साथ साथ जैसे ही हार्ट डिजीज के साथ उसको एसओबी डेवलप हुआ है, ठीक है। मतलब उसकी जो पहले हार्ट डिजीज चल रही थी उसके हार्ट के ऊपर ओवरलोड बढ़ा उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से, मतलब जो हार्ट रेट था ना, मतलब वो क्या हो गया, वो एज कम्पेयर टू दिस ज्यादा तेज धड़कने लगे, उसका लोड भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया हार्ट का ना, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वो उसके ऊपर लोड बढ़ा, उसके अंदर फिर क्या हुआ, उसकी रीजन वो बताते हैं जिसके अंदर एसओबीओ या लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ रहा हो, ठीक है। वो क्या रीजन कॉज, उसकी रीजन मेनली क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। इसी तरह एक और एमसीक्यूज भी आता है जहाँ पे डिस्निया और सिविल पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन सब का जिक्र होता है, बट वहाँ पे वो कुछ और चीजें बताते हैं जिसके अंदर वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, वो भी अभी हम आपको बताती हूँ। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन क्या है, उसके अंदर क्या होती है। अब यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल गया, अगर सिंपल हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन हो, लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना कहें, ठीक है, तब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करें, राइट पल्मोनरी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लाइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा वो, ठीक है। या वो कहें पल्मोनरी एडीमा, या वो किसी अल्टीट्यूड का जिक्र करें, ठीक है, कि वो ऊपर है, कहीं किसी ऊपर जगह पे चढ़ गया है, नॉर्थर्न एरियाज गया है, ये वो ना अल्टीट्यूड का जिक्र करें, तब क्या हाइपॉक्सिया होती है हाइपर रीजन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब वर्कलोड इसलिए बढ़ जाता है कि डिमांड बढ़ जाती है हमारे पास बॉडी की, इसलिए। डिमांड बढ़ जाती है, हाँ डिमांड बढ़ जाती है उसके ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे अब ना हार्ट का नॉर्मल पंपिंग रेट क्या है, देश ये इस तरह से पंप कर रहा है। अगर उसका हार्ट रेट मतलब क्या, उसकी वर्किंग डिमांड कैसे है, अब सारे पंप जो जितने भी हमारे पास वेल्व्स है ना, वो उसने स्पेसिफिक टाइम पे ओपन एंड क्लोज होने हैं। लेकिन जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, हार्ट रेट दिस, ठीक है, मतलब एक तरफ से ब्लड पूरा पंप हो नहीं रहा, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो इस तरह से पंप कर रहा है, मतलब उसकी जो रेशियो है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन हार्ट सब तरफ ना प्रॉपरली अपनी ना जो सप्लाई है वो दे नहीं पा रहा, ड्यू टू द इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गई हैं, उसकी वजह से वो कहते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर, बेसिकली लेफ्ट वाली साइड वो उसने ज्यादा पंप करके एओर्टा की तरफ पंप करके भेजना होता है ना, तो जब वो लेफ्ट साइड पे प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप करता है तो इसलिए वो कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उस केस के अंदर फिर उसकी डेथ होती है पेशेंट की, ठीक है। जी ये बात क्लियर हो गई है। जी जी। फिर ये वाला, अब जैसे एमसीक्यूज में आप लोगों को बता रही थी, अब इसका एमसीक्यूज किस तरह से बन के आता है, लाइक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब ये वाली चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडीमा या अल्टीट्यूड का जिक्र हो तो आपको पता होना चाहिए आपने एमसीक्यूज में क्या ढूंढना है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे क्या है कि सवेयर माइट्रल स्टेनोसिस का नॉन केस आया है हमारे पास, ठीक है, स्टेनोसिस का नॉन केस है, मतलब उसको पहले से डायग्नोज हुआ हुआ है, ठीक है। साथ में उसकी क्या है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है, ठीक है। मिड डायस्टोलिक मरमर है, लाउड S1 है, सवेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एंड पेशेंट इज डिस्निक।
तो ये इसकी क्या रीजन बनेगी? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, बिकॉज उसको ये भी है, ठीक है, और लोड भी बड़ा है उसको, ठीक है। ये मेन चीजें इधर से आपको उठानी होती हैं। तो यह राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का केस इस तरह से बन के आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई हैं बातें? फिर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वैसे भी आ जाता है। मतलब अगर वो सिंपली कहें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रोलॉन्ग है, ठीक है, इन लीड टू, तो वो उसकी रीजन क्या होगी, वो भी हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, ठीक है। इंक्रीज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लीड टू, रीजन इज, ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसको स्पेसिफाई नहीं करते कि राइट है कि लेफ्ट है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज है। ये चीजें क्लियर हुई हैं? आवाज आ रही है सबको? एक तो मैं बार बार ये जी मैम, पूछते रह जाती जी हूँ कि मैम, जी आवाज जी आ मैम, रही यस है? मैडम, यस मैडम। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे Yeah. अपना कुछ हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। जो एमसीक्यूज आते हैं अबाउट मतलब कोई फॉर्मूला रिलेटेड आ रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ जी मैम। हमने जो याद करना है वो किस तरह से याद रखना है। अब ये हमारे पास आफ्टर लोड का क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? आफ्टर लोड डिपेंड्स ऑन मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये मेन सर्कुलेटरी ड्राइव ऑफ ब्लड फ्लो है बेसिकली, मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। तो आफ्टर लोड डिपेंड्स ऑन मीन आर्टीरियल प्रेशर, ये एमसीक्यूज है। फिर आता है जो प्री लोड है, डिपेंड्स ऑन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और वीनस रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, वीनस रिटर्न ही है, ठीक है। वो कितना होना चाहिए? 120 ml, ठीक है। तो इसकी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रीलोड डिपेंड्स ऑन वीनस रिटर्न, ठीक है। प्रीलोड डिपेंड्स ऑन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। वीनस रिटर्न मतलब कार्डिक आउटपुट होता है, तो इसका दूसरा वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास टीपीआर है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायस्टोलिक बीपी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आता है हमारे पास कि अगर इंक्रीज पल्स प्रेशर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा होता है, एंड डिक्रीज आर्टीरियल कंप्लायंस, ठीक है। फिर एक एमसीक्यूज आता है जो कार्डियक आउटपुट है, डिपेंड्स ऑन वीनस रिटर्न, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इसके ऊपर होता है जितना ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं और घुमा फिरा के आते हैं। कभी वो कहते हैं कि डायस्टोलिक बीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो टीपीआर के ऊपर होता है। कभी वो कहते हैं टीपीआर किस पे डिपेंडेंट है, डायस्टोल के ऊपर होता है। इसी तरह एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसके डिटर्मिनेंट है, वो प्रीलोड का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आफ्टर लोड किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? मैप पे होता है। मैप किसका डिटर्मिनेंट है? आफ्टर लोड का है। इस तरह से एमसीक्यूज बार बार उठा के दे देते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है। फिर एक और चीज भी आती है, मैप। मीन आर्टीरियल प्रेशर है, वो होता क्या है? कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो
हम कह रहे थे ना कि मीन आर्टीरियल प्रेशर जो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट बन रहा था आफ्टर लोड का, इसके मेन ये किसके ऊपर ये और किसका ये डायरेक्टली वो क्या लिंक कर रहा होता है, टीपीआर से लिंक कर रहा होता है और कार्डिक आउटपुट से लिंक कर रहा होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे चलें। जी मैम। यस। फिर एक बात, एक चीज आती है कि बंदा खड़ा है बैठा है उस स्टेट में क्या चीजें सारी होती हैं। ठीक है, तो वो भी एक दफा हम लोग क्लियर करते जाते हैं कि अगर इन अ स्टैंडिंग पर्सन वीनस रिटर्न फ्रॉम लेग इज facilitated by contraction of skeletal muscle। ठीक है, ये फैसिलिटेट कौन करवा रहा होता है वीनस रिटर्न, जो स्टैंडिंग पर्सन के अंदर फैसिलिटेट करवा रहा होता है वेरियस से, वो कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल की वजह से वीनस रिटर्न वापस जा रहा होता है। फिर है अगर एक पर्सन स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन आवाज चली गई मैम। हार्ट रेट उसका इंक्रीज हुआ है ड्यू टू सबको आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। आवाज ओके। डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ द बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर बैरो रिसेप्टर firing causes what? Causes decrease in heart rate, increase in venous compliance। ये दो एमसीक्यूज अलग अलग पूछे जाते हैं कि क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और वीनस कंप्लायंस को इंक्रीज करता है। फिर आता है हमारे पास कि स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, इस केस के अंदर में क्या होता है, जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है ना वो डिक्रीज हो जाता है, सीवीपी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब सिटिंग स्टेट में था तो वो खड़ा हुआ, सिटिंग टू स्टैंडिंग, कंपनसेटरी चेंजेस क्या होंगी? आवाज आ रही है आयशा? जी मैम आ रही है। उसके अंदर में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट है, इंक्रीज पल्स प्रेशर है। ठीक है, हार्ट रेट इज ग्रेटर देन कार्डियक आउटपुट, ग्रेटर देन हमारे पास पल्स प्रेशर। ये सीक्वेंस भी मैम याद रखना। मैम इसमें पहले वीनस रिटर्न का नहीं आएगा कि डिक्रीज वीनस रिटर्न, फिर उसके साथ हार्ट रेट बढ़ेगा, फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, फिर पल्स प्रेशर बढ़ेगा। नहीं, वो उसके साथ ही आ रहा होता है, स्टैंडिंग सिटिंग टू स्टैंड वीनस रिटर्न। आप सही कह रहे हैं कि उसके अंदर वीनस रिटर्न भी आ रहा होता है, ये सही है सीक्वेंस। हाँ, वीनस रिटर्न पहले आना है, वीनस रिटर्न डिक्रीज है, फिर हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज होगा, फिर उसके साथ हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज और पल्स प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है कि पेशेंट को हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज की कंडीशन में क्या होगा, एक्सरसाइज तब हमारे पास क्या होगा, तब हार्ट रेट क्या क्या होती हैं चीजें, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, वेजोडाइलेशन होती है ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, फिर हमारे पास जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा,
एट्रियल प्रेशर, मीन सिस्टेमिक प्रेशर वो भी हमारे पास इंक्रीज करेगा, मीन सिस्टेमिक, लेकिन मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है, आर्टीरियल वो डिक्रीज करता है। और साथ में क्या होता है, वीनस, वीनस टोन भी हमारे पास डिक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीज वाले मेनली याद रखने क्या क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, राइट एट्रियल प्रेशर, राइट सिस्टेमिक प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज में क्या होता है, हाइपरकेलीमिया भी हो जाता है, हाइपरकेलीमिया भी हो जाता है, एक्यूट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। ठीक है, तो हाइपरकेलीमिया स्टेट भी आ जाती है इस केस के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास एक सीन आता बनता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया, आरटीए का केस है, ठीक है, आरटीए का केस है, या उसका 2 लीटर ब्लड लॉस हुआ होता है या 1.5 लीटर ब्लड लॉस हुआ होता है, ब्लड लॉस, उस केस में क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है, सीवीपी डिक्रीज हो जाती है, बीपी डिक्रीज हो जाता है, वीनस कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वीनस टोन इंक्रीज कर जाएगी। साथ में इसका ये भी आता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इसका अलग से बन के आता है कि आरटी का केस है, उसके ऊपर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, इन वो एमसीक्यूज में वो स्पेसिफाई भी करते हैं, इन 5 मिनट, इन फर्स्ट 5 मिनट्स में क्या फिनोमिना पहले होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या वो कह देते हैं कि ये आ जाता है या ये आ जाता है। पहले अगर आपके पास वीनस स्टोन का बताया जाए और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये दोनों बेसिकली क्या है, ऑपोजिट में काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, वीनस स्टोन इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, फिर अगर वो पूछें कि स्केलेटल मसल के अंदर क्या होगा, मतलब एक्सरसाइजिंग है, डिक्रीज इन स्केलेटल मसल क्या होती है, टोटल आर्टीरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होती है स्केलेटल मसल के अंदर। एक्सरसाइज के केस के अंदर स्केलेटल मसल के अंदर क्या चीज डिक्रीज होती है, आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। अगर एथलीट की बात की जाए, वहां पे क्या किया जाएगा, कार्डियक आउटपुट उसका इंक्रीज होता है, हार्ट रेट उसका डिक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है, और मिनट वेंटिलेशन भी इंक्रीज होती है। ये एमसीक्यूज भी आते हैं बहुत दफा के एथलीट है, रनर है, रनिंग कर रहा है प्रॉपरली डेली बेसिस पे, उसके हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट, उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नॉर्मल पर्सन से उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट उसका डिक्रीज होता है। मतलब अगर वो, अगर हम सपोज एक नॉर्मल सी बात है, अगर जो नॉन एक्सरसाइजिंग पर्सन है वो भागना शुरू कर जाए, उसका हार्ट रेट बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। लेकिन जो अगर एथलीट है, उसने हार्ट को इतनी ऐसे डेवलप कर लिया होता है कि उसका हार्ट रेट नॉर्मल पर्सन से कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, मैम इसका एक फिर वो भी हम आता कुछ है पढ़ लेते ना, हैं। एथलीट्स में एड्रेस जो है वो, इसका ये भी एमसीक्यू आता है कि एथलीट एड्रेस हैव इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डिक्रीज हार्ट रेट। डिक्रीज हार्ट रेट, वही वाली बात है ना, एथलीट की यही चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है, हार्ट रेट डिक्रीज है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है। ठीक है, एथलीट के मेनली यही एमसीक्यूज पॉइंट है। रेस्ट के अंदर भी होगा, चाहे नॉर्मल भी हमारे साथ अगर भाग रहा हो ना, वही उसकी सारी स्टेट यही होगी,
नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, कि उसका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है, हार्ट रेट डिक्रीज है, मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास और क्या है, हार्ट साउंड से रिलेटेड हम कुछ चीजें फिर देख लेते हैं। हार्ट साउंड से रिलेटेड ये हम एक ना फिगर बना लेते हैं स्पेसिस के साथ। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। ये हमारे पास क्या है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में दो होते हैं, एक होता है एओर्टिक। ठीक है। ये राइट साइड कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पल्मोनिक, पल्मोनरी हमारे पास आ जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास ट्राइकस्पिड फोर्थ पे होती है, ट्राइकस्पिड। माइट्रल हमारे पास क्या होती है, फिफ्थ पे होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास साउंड किस किस तरह से आती हैं। अब एओर्टिक स्टेनोसिस का अगर पूछा जाए तो मैम वो एक थर्ड पे भी सेकंड होता है ना? इंटरकोस्टल, जी जी उसका भी बताती हूँ, वो अर्ब्स पॉइंट होता है, उसका भी बताती हूँ, अर्ब्स पॉइंट। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस वो हमारे पास कहाँ पे होती है, राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होगी। ठीक है। राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस के साउंड यहाँ से आएगी। फिर अगर यहाँ पे पल्मोनरी पल्मोनिक स्टेनोसिस की बात की जाए, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, सेकंड इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड पे। फिर आता है अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट पे हमारे पास ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर अर्ब्स पॉइंट होता है। अब यहाँ पे किसकी साउंड होती है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन। गर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस कहाँ थी, सेकंड इंटरकोस्टल राइट साइड, राइट हमारे पास बॉर्डर पे थी। ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन का आ जाती है साउंड, अर्ब्स पॉइंट पे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज कुछ बनते हैं, इसी के ऊपर एमसीक्यूज जो देखते जाते हैं कि कहाँ पे है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन murmur is at लेफ्ट, ये कहाँ पे है, लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर है, या वो कहते हैं लेफ्ट साइडेड है एंड बिलो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे है। फिर वो एमसीक्यूज देते हैं कि क्या है, लेफ्ट लोअर टर्नल बॉर्डर पे है। ठीक है। या लेफ्ट पैरा टर्नल थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे है। ये सारे एमसीक्यूज के ऑप्शन आए हुए हैं हमारे पेपर्स के अंदर। ठीक है। आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है। और उसके ऑप्शंस में क्या क्या है, लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में है, लेफ्ट हमारे पास बिलो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है, फिर है हमारे पास लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर के ऊपर है। ये एमसीक्यूज, ये वाला एमसीक्यूज बहुत रिपीटेड आया हुआ है। ठीक है। फिर लेफ्ट पैरास्टर्नल थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर है। फिर आता है हमारे पास फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर कौन सा आता है, ट्राइकस्पिड मर्मर आता है। यहाँ पे एओर्टिक प्लस रिगर्जिटेशन ट्राइकस्पिड के दोनों आ रहे होते हैं। फिफ्थ में हमारे पास क्या है, माइट्रल का आ रहा होता है। और ये कहाँ पे होता है, बेसिकली याद रखना, मिड क्लेविक्युलर लाइन या एपेक्स पे कह देते हैं। ठीक है। मैम ये तो ऊपर माइट्रल आपने का क्या लिखा है, एओर्टिक ट्राइकस्पिड एओर्टिक और रिगर्जिटेशन या रिगर्जिटेशन, स्टेनोटिक रिगर्जिटेशन? एओर्टिक, ये ट्राइकस्पिड हमारे पास स्टेनोसिस।
स्टेनोटिक और साथ में हमारे पास रिगर्जिटेशन मर्मर्स दोनों आते हैं। ठीक है, इसका भी माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन के मर्मर हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन पे, हमारे पास एपेक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई है? यस यस मैम। अच्छा, फिर और क्या हमारे पास रहता है? Let me see, let me see. अच्छा, ये एमसीक्यूज के अंदर ना वो कुछ कह देते हैं कि अगर एवी नोडल डिले हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो क्या होता है कि पीआर इंटरवल हमारे ऊपर क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। साथ में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि विरापमिल है जो ड्रग, विरापमिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं ऑन हार्ट। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, एसए नोड के ऊपर जाके एक्ट करता है और उसकी फायरिंग रेट को डिक्रीज करवा रहा होता है। ठीक है, तो इसने क्या करवाना है, इसने एवी नोडल डिले को इंक्रीज कराना है, पीआर इंटरवल को इंक्रीज करवाना है। पीआर इंटरवल हमेशा इसके साथ ही जाएगा। ठीक है, अगर ये डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, तो हार्ट रेट क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इंटरवल तो क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट को डिक्रीज करवाने में वेरापामिल एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, फिर और क्या हमारे पास रहते हैं कुछ चीजें। अच्छा, वो देख लेते हैं हम, फेलियर्स देख लेते हैं। राइट, हमारे पास हार्ट फेलियर की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, हिपैटोमेगैली हो सकती है, जेवीपी इंक्रीज हो सकती है, हिपैटिक कंजेशन हो सकती है। ठीक है, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन हो सकती है, पेरिफेरल एडीमा यहाँ पे होगा, एडीमा। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैम ये क्या लिखा है, जुगुलर वीनस, डिस्टेंशन, ये ये राइट हार्ट लेफ्ट, फेलियर की कॉम्प्लिकेशन है ना। हाँ जी। फिर आता है हमारे पास लेफ्ट हार्ट फेलियर के साथ, वो हमारे पास क्या है, पोस्ट नेजल ड्रिप आती है, ऑर्थोपनिया। यहाँ पे पेरिफेरल एडीमा था ना, अगर पल्मोनरी एडीमा की बात की जाती है तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में आता है। मतलब क्या, हार्ट फेलियर सेल्स का कोई जिक्र आए, पल्मोनरी एडीमा आए, पोस्ट नेजल ड्रिप आए, ऑर्थोपनिया आए, तो वो लेफ्ट हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक और चीज आता है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, अनचेंज्ड कहाँ होगा, इन केस ऑफ स्लीप। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ स्लीप वाला है। अनचेंज कार्डियक आउटपुट किस स्टेट में होता है, वो है स्लीप स्टेट में। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट किस में है हमारे पास, हार्ट फेलियर में। और सस्टेन्ड इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट कहाँ पे होता है, एनीमिया के केस में, जहाँ पे ब्लड की कमी मुसलसल हो रही होती है, एचबी की कमी मुसलसल हो रही होती है। एनीमिया से मुझे कुछ बात याद आई
हम माइक्रोसिटिक एनीमिया को कैसे पकड़ते हैं? ये माइक्रोसिटिक एनीमिया है, ये आयरन का। हम डिक्रीज माइक्रोसिटिक करते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया को कैसे आइडेंटिफाई? फेरिटिन लेवल जिसमें कम होते हैं ना। और माइक्रोसिटिक एनीमिया को कैसे करेंगे? नॉर्मोसिटिक और जो मैक्रोसिटिक है उसको कैसे पकड़ते हैं, किस बेस एमसीवी पे? मैम, एमसीवी कम होगा, एमसीवी के लेवल। 80 से एमसीवी कम होगा। एमसीवी अगर लेस देन 80 हो तो क्या है? माइक्रोसिटिक है। 82 मैंने बताया था, 100 या 110 तक भी हम जाते हैं, ठीक है, नॉर्मोसिटिक है। अगर 110 से अबव आगे चला गया एमसीवी तो हमारे पास मैक्रोसिटिक आ जाता है। ठीक हो गया। चलो आज का लेक्चर कुछ समझ आया? यस मैम। मैम ये नेक्स्ट लेफ्ट हार्ट कल कौन फेलियर सा का टॉपिक दोबारा स्टार्ट बता होता दे। है? मैम लेफ्ट हार्ट फेलियर का दोबारा बता दे। ऑर्थोपनिया के केस में होता है पोस्ट नेजल ड्रिप, पल्मोनरी एडीमा या हार्ट फेलियर एसोसिएटेड, मैम तो वो लेफ्ट हार्ट फेलियर्स में आ रहे होते हैं, पल्मोनरी हार्ट फेलियर पल्मोनरी सेल्स। एडिमा पल्मोनरी एडिमा राइट साइड के साथ नहीं होगा, राइट हार्ट फेलियर के साथ। नहीं, पेरिफेरल एडीमा वहां पे होता है। पेरिफेरल एडीमा इज विद राइट हार्ट फेलियर, pulmonary edema is with left heart failure. ओके। और नॉर्मल वगैरह वाला जो टेबल आपने करवाया था वो दोबारा मैम आपको भी क्या बताया पल्मोनरी एडिमा वाला? पल्मोनरी एडीमा की कॉम्प्लिकेशन लेफ्ट हार्ट फेलियर के साथ आती है। पेरिफेरल एडीमा अगर हो तो वो हमारे पास राइट हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशन आती है। ओके मैम। अच्छा, इस टेबल को मारिया को कौन डिस्क्राइब करेगा? हबीब आज नहीं बोले। हबीब, मैं करूँगा। हबीब माइक। हबीब क्लास में मौजूद है क्या? निकल चुके हैं। नहीं है मैम। अच्छा, मुझे नजर तो आ रहे हैं बट यहाँ पे और कौन मुझे डिस्क्राइब कर? उसामा डिस्क्राइब करेंगे। अभी है। मैम आपने इसमें जो उसामा, है ना जो हार्ट की साउंड्स हैं उसके बारे में बताया था कि जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें जो राइट साइड पे है तो वो एयोटिक स्टीनोसिस की जो है वो साउंड आती है, साउंड आएगी। और मरमर की अगर साउंड। हाँ जी, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो पल्मोनरी स्टीनोसिस की आएगी। इसी तरह आपते आपते गाना सुना है ना? आपते आपते आपते, याद रखना है, वो याद रखना है। आपते एम, ठीक है, एपीटीएम, ठीक है, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, आपते आगे चलो। और वैसे भी जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है मैम उसमें जो है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो पड़ा होता है। तो उसमें आपकी उसकी रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस उसकी मरमर आपको सुनाई देगी। और इसी तरह जो है वो मिड क्लेविकुलर लाइन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो है ना आपकी माइटल वाल्व की एओर्टिक रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस की जो है ना वो आएगी। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मुझे बताएं, जिनके एमसीक्यूज बहुत दफा आते हैं। थर्ड इंटरकोस्टल, लेफ्ट थर्ड थर्ड इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल हम लेफ्ट बताएं थर्ड। उसामा? मैम काशिफ बोलने दो उसे, माइक बंद करो तुम। एओर्टिक रिगर्जिटेशन की जो है ना थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हैं? और साथ में जो है ना मैम वो ऊपर जा की तरफ मूव करेगी। कहाँ जहाज बन जाएगी? इसके और ऑप्शन क्या आते हैं उसामा? लेफ्ट सामने दिखा थर्ड रही हूँ मैं तुम्हें, अच्छा अल्लाह के इज बंदे।
is at left third intercostal space or left below second intercostal space हाँ और और left lower sternal border, left हाँ parasternal third intercostal space. हाँ अभी वो गाना सुनाओ यार जो मैडम ने बोला है। आपते 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 आपचे 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 आहा आहा ठीक है चलो ये मरियम समझ आया है आपचे मैम कल अपनी प्रेजेंटेशन इसी से स्टार्ट करें मैम, बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सही है मरियम क्लियर हुई है आपको बात बाकी सारी चीजें इधर उधर मरियम आप माइक खोलती हैं लेकिन माइक खोल के बंद हो जाता है आवाज नहीं आती मुझे मैंने कहा हाँ जी तो हो गया बस हो गया सब बस हो गया है या मतलब समझ आ गई है मैम गाने की समझ आई है थोड़ी थोड़ी। अच्छा एक दफा आप दोबारा से करेंगी ना मतलब ये एमसीक्यूज खुद हाथ से बना के आपने ना एक दफा करना है ठीक है मरियम फिर आपको ये चीज नहीं भूलेगी इनके साउंड्स कहाँ कहाँ पे आते हैं ठीक है हाँ जी मैम ठीक है। हम्म चलो गाइस ओके अच्छा एमसीक्यूज ना यहाँ तक कि मेरे पास कंपाइल थे इसके जो 17 का सेकंड वॉल्यूम था ना इसके अंदर मैंने 18 के भी एमसीक्यूज वो कर दिए थे जितने बाकी एमसीक्यूज रिपीटेड थे ना मतलब 18 वॉल्यूम और 17 के एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज थे तो वो मैंने उनको डॉटेड फॉर्म में सॉर्ट पहले से कर दिया था पीछे से ना बाद में सॉर्ट कर लेती थी कि ये इतनी दफा रिपीट हो गया ये इतनी दफा रिपीट हो गया ठीक है तो डॉटेड एमसीक्यूज इतनी दफा रिपीट हुए हैं और जो प्लस वाले एमसीक्यूज मैंने प्लस का साइन साथ में एमसीक्यूज के लिखा होता है मतलब वो बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और वो 3 से 4 वॉल्यूम के अंदर वो रिपीट हुए हैं एमसीक्यूज ठीक है तो मतलब आप लोगों को ये एमसीक्यूज फिंगर टिप्स पे आने चाहिए और डेली बेसिस पे ना एक दफा ना लाजमी ये 25 पेजेस ना खोल के देख लिया करो तो मतलब आपका एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आप लोगों को ना थोड़ा फार्मा की तरफ से सुकून आ जाएगा ठीक है और डेली बेसिस पे उधर आप कर रहे हो डबल ए से कर रहे हो एमसीक्यूज जी मैम। ठीक है डबल ए से मतलब मुराद ये है कि 50 डॉक्टर एमसीक्यूज अमरा भी फार्मा करा के रही कर हैं। रहे हो हाँ हाँ जी वो तो मैम। करवा रही हैं वो तो डेली बेसिस पे वो टॉपिक वाइज करवा रही है ना लेकिन फार्मा नहीं के मैम एमसीक्यूज कर रहे हो वो 50 फार्मा के ना मैम वो 50-50 करा रही हैं रोज। बस बेहतरीन हो गया जबरदस्त मैम फिर तो जाना है सीन ओके गाइस कुछ पूछना है अब आप हमें नेक्स्ट भेजेंगी नहीं नेक्स्ट नहीं है कल के लिए? यही वाले एमसीक्यूज ही थे जो सॉर्टेड फॉर्म में है ठीक है बस ओके मैम मैम ये ओके। दोबारा आप पूछे। हाँ दोबारा डेली बेसिस पे मैंने पूछना ही पूछना है जो तुम्हें हर वक्त चुप हो जाती है जब मैं सवाल पूछती हूँ बाकी दूसरों के सवालों पे तुम जवाब दे रहे होते हो हैं मैम बस यही होता है ना जो आप मुझसे पूछते हैं, शायद उसमें मेरी कमजोरी होती है ना, बाकियों के आते हाँ रहते। मैम असल में आज मैंने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सामने मैम ये एक दफा हार्ट की जो सर्कुलेशन है ना ब्लड वाली, वो जरा करा दीजिएगा मैम। वो मैं ना आपको एक वीडियो भेज रही हूँ ठीक है वो आपने एक दफा लाजमी देखनी है सर्कुलेशन की वेट अच्छा अ सेकेंड उससे आपके सारे मतलब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी ये अभी मैं भेज रही हूँ आप लोगों ने कितने लोग बैठे हैं मेरे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों के थम्स अप ना है ना गला काटना है मैंने सबका ठीक है गला काटना सबने है मैम ये वही। वाली वीडियो देखनी है और अभी अभी 4 मिनट आप जब तक आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है 4 मिनट में आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने कुछ करना है ठीक है नेक्स्ट ओके गाइस अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज